शैक्षिक परिदृश्य है जिसमें हमारी शुरू होगी शिक्षण अधिगम के नवाचार। शैक्षिक नवाचार का अर्थ है नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। अंग्रेजी भाषा का इनोवेशन शब्द इनोवेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना। अतः नवाचार का अर्थ हुआ वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। परिभाषा है वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह नवाचार शब्द की देन है। अशिक्षण विधियों एवं शिक्षण प्रविधियों में अनेक प्रकार के नवाचारों का समावेश हुआ है। वह शैक्षिक नवाचार को ही प्रदर्शित करता है। शिक्षा जगत में नवाचारों को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूपों से परिभाषित किया है। E.M. रोजर्स के शब्दों में नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे। नवीन विचारों के रूप में करे, यही रोजर्स का है। H.G. वार्नेट के शब्दों में नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अर्थात पदार्थ है, विचार है, व्यवहार है, पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नवाचार की विशेषता है नवाचार का संबंध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता एवं प्रायोगिक की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। शैक्षिक नवाचार का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने से होता है। नवाचार के द्वारा वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में लागू सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। शैक्षिक नवाचारों द्वारा नवीन शैक्षिक तकनीकों को विद्यालय तक पहुंचाया जाता है। शैक्षिक नवाचार में उन नवीन तकनीकों का प्रयोग है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। ये प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य है। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों एवं गतिविधि द्वारा गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, प्राविण्य शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक नवाचार के अंतर्गत आता है। शैक्षिक विकलांग बच्चों, लैंगिक समानता, अपवंचित वर्ग को नए तरीके से शिक्षा देना शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। इन बिंदुओं को प्रारंभिक कक्षाओं में ही पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। इनोवेट यानी कि इनोवेशन परिवर्तन लाना, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा एवं लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता के अवरोधों की समाप्ति आदि 21वीं शताब्दी की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति छात्र छात्राओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही संवेदनशील बनाना अपेक्षित है जिसके लिए संकल्पना की पद्धति को अपनाना है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। वास्तव में शिक्षा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है तथा बालक अपना बाल्यतर जीवन काल सुख शांति व सफलतापूर्वक जीतकर मानवता व राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इस अवधारणा को मजबूत करती है। बालक भविष्य के लिए तैयार है, इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं, विधाओं व आवश्यकताओं को ध्यान रखकर नवाचार का क्षेत्र निर्धारित किया जाए। शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में संबंध। शिक्षण कार्य किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए पृष्ठपोषण के संप्रदाय का ज्ञान प्राप्त कर विविध युक्तियों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। अध्यापन कार्य शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण एक मुख्य तत्व है। वस्तुतः अध्यापन कार्य में अंत प्रक्रिया तथा उसका विश्लेषण अध्ययन के साथ साथ चलता है। इसमें शिक्षा का उद्देश्य स्तर, क्रियाएं, शिक्षण एवं शासन व्यवस्था तथा शिक्षण के स्वरूप के अनुसार होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों के अंदर बालकों के प्रति बालकों का अभिप्राय, बालक व बालिका दोनों से एक पुरानी धारणा थी। बालक एक खाली घड़ा है, कोरी स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है आदि। इसका अभिप्राय यह था कि जब बालक विद्यालय में प्रथम बार नामांकन पढ़ने हेतु आता है तब वह कुछ नहीं जानता, अर्थात खाली घड़ा होता है। शिक्षक को उस खाली घड़े में ज्ञान भरना है। लेकिन अब वह अवधारणा खंडित हो गई। विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु बालक खाली घड़ा या स्लेट नहीं है, वह अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आता है तथा बहुत कुछ जानता भी है। इसलिए अध्यापक से अब बच्चे के साथ खाली घड़ा जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
बल्कि उसे नए प्रकार से बालकों के प्रति सोचना होगा, तदनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह बालकों के प्रति नवाचार सोच होगी जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। परंपरागत पाठ्यक्रम में जो विषय अवधारणा विद्यालय पाठ्यक्रम में रखने से वर्जित रहे और उससे परहेज किया जाता था, जैसे जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा आदि, इन अवधारणाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, जिसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में व्यापक चर्चा की गई है। अनेक गैर परंपरागत विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जा रहे हैं। शिक्षा का संचालन शिक्षा विधाओं पर आधारित होता है। परंपरागत शिक्षण विधाओं में प्रवचन, लेक्चर आदि आते हैं, जिसमें अध्यापक व पाठ्यक्रम मुख्य रहता है। अब इन विधाओं के स्थान पर खेल पद्धति, गतिविधि करके सीखना, भ्रमण प्रयोग आदि पद्धतियों का नवाचारी प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें छात्र सीखता है। इसमें अब शिक्षक की भूमिका ज्ञानी विद्वान अभिभावक की न रहकर छात्रों का अनुभवी एवं वरिष्ठ मित्र सलाहकार व सुविधाकार की भूमिका हो गई है। अब विद्यालय में दंड तथा अनुशासन के नाम पर स्थापित भय का वातावरण समाप्त हो गया है। अब छात्र की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाकर नवाचारी प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें बहुश्रेणी तथा बहुकक्षा शिक्षण सम्मिलित है। अधिगम के नवाचार है, ठीक है। शैक्षिक नवाचार कोरोना से पहले में थे सीधी रही, कोरोना में पहले सीधी रही एंड कोरोना में है देववाणी, कोरोना के बाद है शिक्षण और टीचर मूल्यांकन। सीधी रही, देववाणी, शिक्षक और टीचर मूल्यांकन। SIQE दीक्षा राइज, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दीक्षा राइज, राजस्थान इंटरफेस स्कूल एजुकेशन नहीं, एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस स्कूल एजुकेटर्स। कोरोना काल के दौरान इस्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। इस्माइल देववाणी, कोरोना में आया इस्माइल आई, ठीक है, और शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी तीन कोरोना में आया, ठीक है। कोरोना में पहला SIQE दीक्षा राइज, कोरोना के बाद में शिक्षा में बढ़ते कदम, नो बैग डे, टीचर सपोर्ट मटेरियल और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। कोरोना से पूर्व के नवाचार में दो आता है, एक तो SIQE है और एक वो है दीक्षा राइज वाला। SIQE का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अर्थ राज्य में गुणवत्ता शिक्षा की पहल। ध्येय वाक्य सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQE की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संचालन, क्रियान्वयन। पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संचालन, क्रियान्वयन। पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संचालन, क्रियान्वयन। SIQE का आधार स्तंभ CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। CCE, कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। SIQE के 3 स्तंभ है और एक और जोड़ दिया, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। SIQE की पृष्ठभूमि RT एक्ट 2009 के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान में CCE की शुरुआत मई 2010 में, 17/2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट रूप में 2 जिलों जयपुर में 20 और अलवर में 40 स्कूलों से 60 स्कूलों में की गई। इसके बाद इसे संपूर्ण राज्य में 15-16 में चरणवार लागू किया गया। यानी CCE की शुरुआत कब हुई? मई 2010 में। ऐसे 2005 में सतत व्यापक मूल्यांकन CCE प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। RT एक्ट धारा 24 शिक्षकों के दायित्व की चर्चा करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कराने की अपेक्षा की गई है। RT एक्ट 2009 की धारा 29 सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की बात कही है। SIQE योजना वर्तमान में राज्य सरकार की समन्वित विद्यालयों, माध्यमिक 1 से 10, उच्च माध्यमिक 1 से 12 और आदर्श विद्यालयों में लागू है, जहाँ पर कक्षा प्रथम से पंचम तक इस परियोजना के दायरे में है। SIQE किस में आती है? पहले से 5वीं में आती है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। SIQE पहले से 5 तक आती है, ठीक है। स्कूल इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, इसका संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक के लिए लागू कर दिया गया है, जो पहले 1 से 8 तक के लिए बनाया गया था।
यानी SIQ की किसके लिए है? तो SIQ 1 से 5 तक है। राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स के अनुरूप शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से SIQ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो CC का परिवर्तित रूप है। बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन प्रक्रिया को अपनाया गया है। अब इसमें FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेटिक कार्यक्रमों को शामिल कर लिया गया है। इसके द्वारा राज्य में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। SIQ के उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, कक्षा 1 से 5 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बनाना। SIQ किसके लिए है? 1 से 5 तक के लिए। यानी हम BSTC वाले जहाँ पर पढ़ाएंगे ना, वह SIQ काम आएगा। ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना SIQ का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिकता चिंतन का विकास करना, बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ नियमित रूप से साझा करना, बच्चों में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु उनके संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण योजना अनुसार शिक्षण करते हुए शैक्षणिक प्रगति को दर्ज करना। SIQ में शिक्षक के दायित्व है। 24 धारावां SIQ, 24 धारा थोड़ी SIQ, ये तो इनके पॉइंट है। धाराओं तो उसमें है 38 RT में। SIQ कक्षा 1 से 5 के लिए बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना, चाइल्ड सेंटर्ड प्रौद्योगिकी बाल केंद्रित शिक्षण के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना, आधार रेखा मूल्यांकन या पद स्थापना कर समूह के अनुसार शिक्षण आकलन योजना बनाना, क्लासरूम में योजना रूप है शिक्षण सुनिश्चित करते हुए समीक्षा एवं सतत आकलन करना, बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेजों पोर्टफोलियो में नियमित दर्ज कर अभिभावकों में साझा करना, प्रत्येक टर्म में कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान 2 बार रचनात्मक आकलन तथा प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर एक योगात्मक आकलन। 2 बार रचनात्मक आकलन और प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर एक योगात्मक आकलन। धारा 24 का मतलब है SIQ ये लागू करना ये शिक्षकों का दायित्व है। ठीक है। SIQ क्रियान्वयन, कार्यक्रम का क्रियान्वयन संयुक्त रूप से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE जयपुर, RSCRT उदयपुर के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशिक्षण व कार्यक्रम की रूपरेखा RCSE द्वारा तैयार की जाती है। SIQ का क्रियान्वयन देख लेते हैं थोड़ा। SIQ स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर क्या करता है? परियोजना का संचालन करता है। बीकानेर में परियोजना संचालन होगा। ठीक है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर यह क्या करता है? रूपरेखा बनाता है। स्कूल में क्या बनती है? रूपरेखा बनती है। बीकानेर में क्या होता है? परियोजना का संचालन होता है निदेशालय में। निदेशालय में परियोजना संचालन, स्कूल में क्या होगा? रूपरेखा बनेगी। और RSCRT उदयपुर अकादमिक कार्य यह कर लेगी। उदयपुर अकादमिक कार्य। यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति तकनीकी समर्थन देती है। कौन देती है? यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति तकनीकी समर्थन। उदयपुर में अकादमिक कार्य, स्कूल शिक्षा परिषद में रूपरेखा बनाना, शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना और परियोजना का संचालन है निदेशालय द्वारा। SIQ की अपेक्ष बॉडी सर्वोच्च निकाय PSC परियोजना संचालन समिति। समस्त अकादमिक कार्य RSCRT उदयपुर द्वारा किया जाता है। तकनीकी सहयोग यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। SIQ कक्षा 1 से 5 के लिए जिला स्तर पर संस्थाओं का सहयोग DSF डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फॉलोअर्स, जिला स्तर की संस्थाओं का सहयोग DSF डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फॉलोअर्स
द्वारा किया जा रहा है। DSF का गठन यूनिसेफ तथा पौध शिक्षा समिति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। SIQE का संचालन राज्य स्तर पर परियोजना संचालन समिति PSC, राज्य कार्यकारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह, ठीक है। जिला स्तर पर है जिला कोर ग्रुप DCG, जिला अकादमिक ग्रुप DRG, परियोजना संचालन कमेटी, स्टेट वर्किंग कमेटी या ग्रुप, स्टेट एजुकेशनल स्कूल एकेडमिक ग्रुप, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। राज्य स्तर पर SIQE के सफल संचालन के लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है। परियोजना संचालन समिति, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी, ये SIQE की अपेक्ष बॉडी सर्वोच्च निकाय है। ये राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माता निकाय अध्यक्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इस कमेटी में 3 माह में एक बैठक होती है, ठीक है। राज्य कार्यकारी समूह, स्टेट वर्किंग ग्रुप 1+7 है इसमें भी। SIQE का क्रियान्वयन करने का दायित्व इस कमेटी का है। अध्यक्ष राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अतिरिक्त आयुक्त होता है, 7 अन्य सदस्य होते हैं। ऊपर वाली का आयु 3 माह में एक बैठक, इसमें 2 माह में एक बैठक। त्रैमासिक रिपोर्ट PSC को प्रस्तुत करती है, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी को ये प्रस्तुत करती है। राज्य शैक्षिक समूह, स्टेट एकेडमिक ग्रुप, ये राज्य भर में SIQE से संबंधित तकनीकी एवं शैक्षिक पहलुओं पर राज्य स्तरीय संस्थाओं की मदद करती है। इसका अध्यक्ष RCRT का निदेशक होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी 2 माह में एक बार बैठक होती है, 2 माह में एक बार बैठक होती है। किसकी? राज्य शैक्षिक समूह की, स्टेट एकेडमिक ग्रुप की। जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट कोर ग्रुप। जिला स्तर पर SIQE के क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग का कार्य करना। अध्यक्ष शिक्षाध्यक्ष DEO माध्यमिक, वर्तमान में CDO, 5 अन्य सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर 1+5 जिला अकादमिक समूह, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की अध्यक्षता में एक कमेटी जिला अकादमिक समूह का गठन किया जाता है। इस समूह का कार्य डाइट प्राचार्य व अच्छे शिक्षकों के समूह द्वारा जिले में होने वाली विषय आधारित कार्यक्रमों का अवलोकन करना, आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना तथा कक्षा प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने का निर्देश देना व प्रावधान करना। नोट: अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक SIQE का जिले के नोडल अधिकारी। SIQE के आधार स्तंभ। SIQE को अच्छे से समझने के लिए हमें CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग CC को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे के बिना पूर्ण रूप से साकार भी नहीं हो सकते। वर्तमान में 2022 में FLN को भी शामिल कर लिया गया है। SIQE के आधार स्तंभ: चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। SIQE के 4 आधार स्तंभ हो गए। CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। बालकों को उसके परिवेश से जोड़कर सिखाना चाहिए। बालक में खोजने की जन्मजात मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। शिक्षक को इस मूल प्रवृत्ति को विकसित होने के अवसर देना चाहिए। शिक्षण योजना उस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि गतिविधि में बच्चों के अनुभवों को शामिल किया जा सके। उस विषय पर चिंतन की प्रक्रिया में उनके विचारों को प्राथमिकता दी जाए। इसमें शिक्षक बालकों के सीखने के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जैसे बालक नए अनुभव व अवधारणाओं को अपने पहले के अनुभवों व ज्ञान से जोड़ पाते हैं। नया जानने के बारे में
नया जानने के बारे में जिज्ञासु रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर खोजने को तत्पर रहते हैं। ABL गतिविधि आधारित अधिगम, यह कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गतिविधि के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया की मुख्य आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति अपनी गति होती है एवं स्तर भी होता है। बच्चे के साथ उसकी गति और उसके स्तर अनुसार गतिविधियों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जाए तो बच्चे का सीखना सुनिश्चित होगा। सीखना ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है। सीखने या ज्ञान के सृजन में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहता है, चिंतन मनन करता है, आनंद का अनुभव करता है। सूचनाओं को रटने की उपभोग क्रिया से मुक्ति मिलती है। बच्चा किसी की मध्यस्थ या उसके बिना भी सीखता है। विद्यार्थी की रचनात्मक जिज्ञासा संपोषित होती है। NCF 2005 के अनुसार बच्चों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए जिसमें सीखने के चारों चरणों तथा अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष शामिल हो। सीखने सिखाने की इस गतिविधि पर सीखने सिखाने की इस गतिविधि आधारित प्रक्रिया में बालक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं होते हैं बल्कि एक सक्रिय सहभागी के रूप में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ये करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। ये अधिगम के निर्मितवादी संप्रदाय पर आधारित है। इसमें शिक्षक नियंत्रणकर्ता न होकर सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण में सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का मौका होता है। वे सभी क्रियाकलाप कर रहे होते हैं तथा उनमें एक होड़ भी होती है, जल्दी से कार्य करने की चुनौती भी सामने होती है। गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए विद्यालय में 1 व 2 के लिए ABL कक्ष का विकास यानी लेयर कक्ष के अनुरूप किया जाता है। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, विद्यार्थी मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट है। FLN एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका अर्थ होता है मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों का समग्र विकास करना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा 1, 2 व 3, 5 के लिए ABL किट का उपयोग शिक्षक को सहायता प्रदान करता है। CC कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन तथा कक्षा शिक्षण समीक्षा नियोजन आदि से सीधी जुड़ी हुई है। सतत मूल्यांकन की प्रकृति उपचारात्मक एवं निर्देशात्मक होती है। मूल्यांकन सुधार के लिए किया जाता है, न कि बालक के स्तर को जांचने के लिए। अर्थात इसमें यह नहीं जांचा जाता है कि बालक ने कितना सीखा है, बल्कि ये देखा जाता है कि बालक को सीखने में कहाँ परेशानी आ रही है, फिर उसका समाधान किया जाता है। व्यापकता, मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों एवं तरीकों की व्यापकता शामिल है। ये बालक को उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसरों, तरीकों, अनुभवों में देखी जा सकती है। इसमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया जाता है। आकलन व मूल्यांकन, आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का आधार है। आकलन से कार्य की प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आकलन में संभावनाएं व्याप्त होती है। मूल्यांकन बड़े लक्ष्यों को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता से मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे ये पता लगता है कि अपेक्षित दक्षताएं किस स्तर तक विकसित हो पाई। एक शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की आधार रेखा मूल्यांकन या पद स्थापना की प्रक्रिया। किसी कक्षा में नामांकित सभी बच्चों का शैक्षिक स्तर शैक्षिक दृष्टि से भिन्न होता है। स्तर की इसी भिन्नता का आकलन टूल के आधार पर नामांकित बच्चों को समूह में बांट दिया जाता है। एक समूह में इन विद्यार्थियों को रखा जाता है जो कक्षा स्तर के अनुसार हो तथा दूसरे समूह में उन विद्यार्थियों को रखा जाता है जो कक्षा स्तर से न्यून हो। अकादमिक या शैक्षिक सत्र के लिए योजना एवं आकलन की संरचना। प्रत्येक कक्षा
विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्र 18-19 से इसे 3 टर्म में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टर्म के लिए RSCRT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीखने के प्रतिफल के अनुसार कार्य करवाया जाता है। सतत शिक्षण आकलन योजना कार्य शिक्षण एवं आकलन योजना निर्माण के समय विद्यार्थियों के समूह शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए योजना का नियोजन किया जाता है। रचनात्मक आकलन FA फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रत्येक टर्म में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करने के लिए 2 बार रचनात्मक आकलन किया जाता है। योगात्मक आकलन SA समेटिव असेसमेंट पाठ्यक्रमणीय उद्देश्यों में मूल्यांकन के विविध टूल एवं उपलब्धि स्तर के परीक्षणों का उपयोग करते हुए प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर योगात्मक आकलन किया जाता है। टर्म की स्थापित पर एक विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसकी जानकारी इससे प्राप्त होती है। ऐसा ही क्यों? शिक्षण योजना एवं पाठ्यक्रम विभाजन प्रथम टर्म में 45% पाठ्यक्रम FA फर्स्ट एंड 2 SA फर्स्ट सितंबर 2022 में। द्वितीय टर्म 40% पाठ्यक्रम FA 3 एंड 4 और SA 2 जनवरी 2023। तृतीय टर्म 15% पाठ्यक्रम FA 5 6 और SA 3 यानी SA फेज 2 और 3 1 2 3 4 5 है। 45 40 15 45 40 15 22 23 23 सितंबर जनवरी मार्च सितंबर 22 जनवरी 23 और मार्च 23। नोट कक्षा 5 के लिए SA 3 के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड के द्वारा दर्ज किया जाता है। ग्रेड A स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति या अग्रिम स्तर की समझ। ग्रेड B शिक्षक की सहायता मार्गदर्शन से कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना। ग्रेड C शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या प्रारंभिक स्तर की समझ एवं दक्षता होना। CC में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की एक फाइल विद्यार्थीवार बनाई जाती है, जैसे पोर्टफोलियो कहते हैं। यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता, मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का आईना है। कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं कक्षा 8 हेतु आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। ये कार्य RSCRT उदयपुर एवं पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर द्वारा किया जाता है। दीक्षा राइज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। स्कूली शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय मंच है। नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आ गया देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूल एजुकेशन, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक पहल है। क्या? दीक्षा राइज नहीं, दीक्षा राइज राजस्थान की। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ NCERT द्वारा विकसित किया गया है। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2017 को किया गया। तत्कालीन MHRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर मई 2017 में दीक्षा ऐप बनाया गया। मई 2017 में दीक्षा ऐप कब बनाया? मई 2017 में। डिजिटल दीक्षा नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन NCT। दीक्षा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है, जिसे भारत के लिए बनाया गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, इसमें इंटरनेट स्तर की टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। सीखने के लिए डिजाइन किया गया है।
दीक्षा भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। ये सभी अपने तरीके से इस मंच पर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें चलाने के लिए इस मंच की विभिन्न क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्सेप्ट TLC उपलब्ध है तथा विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य सामग्री के निर्माण की सुविधा भी उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल पर 36 से अधिक भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। 36 भाषाओं में, ठीक है। संविधान में तो 22 भाषाएं, लेकिन दीक्षा में 36 भाषाओं से अधिक में सामग्री उपलब्ध है। दीक्षा पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों हेतु कठिन बिंदुओं का चयन कर कंटेंट निर्माण कार्य राज्य की RSCRT व डाइट के माध्यम से किया जा रहा है, जो QR कोड के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। निष्ठा की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से करवाई जा रही है। निष्ठा की ट्रेनिंग भी शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से करवाई जा रही है। दीक्षा पोर्टल के द्वारा अभिभावक स्कूल समय के बाद शिक्षकों से संवाद कर सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर निम्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। NCERT, CBSE, NIOS राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पाठ्य सामग्री। दीक्षा पोर्टल पर निम्न के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। विद्यार्थी के लिए है तो शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए भी है, संस्था प्रदान के लिए भी और शैक्षिक अधिकारी के लिए भी है। सभी के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। अन्य NCERT द्वारा विद्या TV चैनल पर 24/7 प्रसारित किए जाने वाले कक्षा 1 से 12 के ई कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है। विद्या किस पे? TV पे दीक्षा के साथ लिंक शेयर किया गया है। दीक्षा राइज पूरा नाम राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दीक्षा डिजिटल इंटरफेस फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। थीम एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स का निर्माण किया। राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक पोर्टल का प्रारंभ 1819 में किया गया। देश में तो मई 2017 में हुआ, जबकि राजस्थान में 1819 में। यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर संभाल रहा है, मंच प्रदान कर रहा है। दीक्षा राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कार्य राज्य में RSCRT उदयपुर का शैक्षिक तकनीकी प्रभार अजमेर संभाल रहा है। दीक्षा राइज को कौन संभाल रहा है? शैक्षिक तकनीकी प्रभार कहाँ पे? अजमेर में RSCRT वाला वो संभाल रहा है। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये कोरोना काल के हैं। इस्माइल और शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कोरोना काल के। शिक्षा दर्शन और वाणी का कंटेंट भी दीक्षा पर उपलब्ध है। शिक्षा वाणी का है, शिक्षा दर्शन का है। दीक्षा ऐप को राज्य के शिक्षक अपने प्रशिक्षण के लिए स्टेट सिस्टम राजस्थान से लॉगिन करते हैं, जिसके लिए शाला दर्पण की ID एंड पासवर्ड का प्रयोग करना होता है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी यहाँ प्राप्त होता है। दीक्षा राइज का उद्देश्य शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करना, शिक्षकों का व्यवस्थित व व्यावसायिक विकास करना, विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता विकसित करना, शिक्षकों के बीच उनके विचारों और नवाचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, शिक्षा से जुड़े सभी इकोसिस्टम को लाभान्वित करना, कंटेंट व बुक उपलब्ध कराना, राज्य की पाठ्य सामग्री व पाठ्यचर्या से अवगत कराना, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री उपलब्ध कराना, कक्षा 1 से 12 की पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड क्विक रेस्पॉन्स, QR का फुल फॉर्म क्विक रेस्पॉन्स उपलब्ध कराना, कठिन बिंदु चिन्हित करना, कठिन बिंदुओं उनको चिन्हित भी करना, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए वर्कबुक उपलब्ध कराना, छोटे बच्चों के लिए कॉमिक बुक उपलब्ध कराना, एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध कराना। चलते चलते ये भी जान लो, ठीक है। दीक्षा हो गया, आप दीक्षा जान लेते हैं। डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल, नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइज में राजस्थान इंटरप्रेस स्कूल एजुकेटर। नेस्टा की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को हुई। दीक्षा की कब हुई? मई 2017 में। और नेस्टा की 21 अगस्त 2019 को। पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल। एकीकृत शिक्षक व शिक्षक के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य की क्षमता का निर्माण करना। निष्ठा .1 फॉर एलिमेंट्री लेवल क्लास 1 से 8 के लिए 18 मॉड्यूल है। निष्ठा 2.0 फॉर सेकेंडरी लेवल 9 से 12। निष्ठा 3.0 निपुण भारत ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक शिक्षा क्लास 5 तक। ये मॉड्यूल है 12 मॉड्यूल। एलिमेंट्री 18, सेकेंडरी में 13 और निपुण भारत में 12 मॉड्यूल है। ये रहा निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021। निष्ठा कब था? 2019 में। निपुण भारत कब है? 2021 में, 5 जुलाई 2021 में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। NEP 2020 के तहत 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी समझ व संख्यात्मक ज्ञान FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के साथ पढ़ाई हेतु ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कौन सा? निपुण। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत। निपुण भारत के लक्ष्य है बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो। जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये गणित, जोड़ भाग, गुणा भाग, बाल वाटिका 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। 99 तक की संख्या पढ़ लिख लेते हैं। सरल जोड़ घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में 999 तक पढ़ लिख लेते हैं और 99 तक जोड़ घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 में 9999 की संख्या में पढ़ लिख लेते हैं। सरल और गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा वर्ष 2026-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जो लक्ष्य 2026-27 तक पूरा करना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कोरोना काल के समय के नवाचार। कोरोना काल के दौरान के नवाचार। कोविड-19 की स्थिति के तहत छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए RSCRT के तकनीकी नवाचारों के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए। इसमें मुख्य भूमिका RSCRT उदयपुर की रही है। कोविड-19 के दौरान घर से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने वाले प्रमुख कार्यक्रम निम्न। नवाचार ये देख लो, ये इतने याद कर लिए ना। एक सवाल इनमें से 4-5 में से पक्का है। स्माइल फेस्ट
13 अप्रैल 2020। इस्माइल 2 2 नवंबर 2020। इस्माइल 3 2021। यानी पहली 2 इस्माइल तो 20 में थी, 2 इस्माइल 00 कोई मतलब नहीं, तीसरी इस्माइल में नंबर लागू। ठीक है, यानी अंजू अप्रैल नवंबर जून अंजू 2021। हवा महल 2 मई 2020 को। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को। और 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी के बाद में दर्शन शुरू हुआ। ठीक है, ई कक्षा 28 जुलाई 2020 को। मंजू इस्माइल कार्यक्रम प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 को। ध्येय वाक्य रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। इस्माइल का पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया। राज्य भर में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ये एक सोशल मीडिया आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन विद्यार्थी और शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से दैनिक सामग्री लिंक्स के माध्यम से प्राप्त करते थे। ये सरकारी स्कूलों के लिए सोशल मीडिया आधारित डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से यूट्यूब वीडियोस लिंक्स, हवा महल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन का कंटेंट बच्चों तक भेजा जाता था। ये देख लो, इस्माइल गोविंद शेख जी बैठे हैं, इधर अशोक जी बैठे हैं हमारे। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट कक्षा 1 से 12 तक है। ठीक है, इस्माइल किसके लिए? कक्षा 1 से 12 के लिए। SIQE पूछे तो कक्षा 1 से 5 के लिए, जबकि इस्माइल पूछे, इस्माइल सब दे सकते हैं भाई, कक्षा 1 से 12 तक। हर घर हर रोज 9 बजे शैक्षिक सामग्री का सेट मिलेगा। कितना बजे हो? इस्माइल कितने बजे दे? 9 बजे दे, मोड़ा ही उठे राजस्थान छोरा। विभाग की तरफ से 600+ अधिकारियों के साथ VC RSCRT द्वारा समीक्षा की गई सामग्री अभिभावकों और शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में PO द्वारा बनाए गए। रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की पहल है। हमारे शिक्षकों ने लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य उन 287 शिक्षकों के योगदान की प्रशंसा करता है जिन्होंने छात्रों को प्रतिदिन फोन करके पढ़ने के लिए प्रेरित किया और इस्माइल के लिए ई कंटेंट तैयार किया। 287 शिक्षकों ने इस्माइल के लिए ई कंटेंट तैयार किया। रोज सवेरे 9 बजे घंटे बाद। ठीक है, शिक्षण सामग्री के चयन के चरण। राज्य स्तर पर कंटेंट की समीक्षा व चयन RSCRT उदयपुर, संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर मुख्य खंड अधिकारी, स्थानीय स्तर पंचायत पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO, शहरी निकाय में UCCO, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, शहर संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। UCEO का पूर्व नाम FTB फ्री टेक्स्ट बुक। PO या UCEO टीचर ग्रुप एंड पेरेंट्स ग्रुप। पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, अर्बन क्लस्टर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, टीचर एंड पेरेंट्स। उद्देश्य अभिभावक शिक्षक की सक्रिय व सहयोगी भूमिका। विषय अध्यापक स्वयं का कंटेंट भी भेज सकता है। शिक्षक फोन कॉल से पढ़ाई का फीडबैक भी लेता है। शनिवार को क्यूज व हवा महल कार्यक्रम होता था। लगभग 2 सप्ताह बाद इस्माइल कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बच्चों के लिए इसे और अधिक रोचक व आकर्षक बनाने के लिए हवा महल कार्यक्रम चलाया गया। हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ 2 मई 2020 को। ध्येय वाक्य कोरोना समय की बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा कौन है? हवा महल। 2 मई 2020 को। हवा महल कार्यक्रम RSCRT उदयपुर द्वारा संचालित किया गया। इसमें डाइट की सहायता ली गई। ये देख लो, हवा महल कब शुरू हुआ?
ये तो 15 अगस्त का आया हुआ है, किंतु शुरुआत इसकी हुई है आपके देख लो 2 मई 2020। ये कहानियाँ और बच्चों को भेजी जाती थी, ठीक है। उद्देश्य कहानी व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की लर्निंग गैप दूर करना, बच्चों का उच्च चिंतन कौशल विकसित करना, बच्चों में पठन पाठन में रुचि जागृत करना। हवा महल कार्यक्रम में 5 कार्यक्रम शुरू किए गए, क्योंकि हवा महल में 5 मंजिलें 5 क्रियाकलाप है, यानी कि हवा महल में 5 मंजिल। हवा महल में कितने क्रियाकलाप? 5 क्रियाकलाप, क्योंकि 5 मंजिला। इसी के आधार पर क्रियाकलाप बनाए गए। कविता, कहानी, किताब। आज की कविता, कहानी, किताब, गतिविधि, ये 4 होते थे क्रियाकलाप। आज की समूह पहला बच्चे ने कविता पढ़ाओ, फिर कहानी, कविता कहानी, फिर किताब पढ़ाओ, लास्ट में गतिविधि कराओ। कविता फिर कहानी फिर किताब फिर गतिविधि, कविता कहानी किताब गतिविधि, कविता कहानी किताब गतिविधि, कविता कहानी किताब गतिविधि। चारों क्रियाकलाप बच्चे 3 से 14 वर्ष के लिए हैं। टीचर्स कोना 5वां गुरु जी के लिए। पहला कविता पढ़ाओ, फिर कहानी, फिर किताब पढ़ाओ, फिर गतिविधि कराओ और लास्ट में गुरु जी आएगा। टीचर्स कोना शिक्षक के लिए। वर्तमान में हवा महल कार्यक्रम 6 क्रियाकलाप चल रहे हैं, एक बढ़ा दिया जिसमें हमारा पुस्तकालय कर दिया। कविता कहानी किताब गतिविधि, कविता कहानी किताब गतिविधि, यह गतिविधि किताब एक बात। टीचर कॉर्नर और फिर हमारा पुस्तकालय। एक टोल फ्री नंबर दिए गए हैं जिस पर मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो। इस्माइल द्वारा शनिवार को हवा महल का कंटेंट प्रसारित होता है। इस्माइल द्वारा शनिवार को हवा महल का कंटेंट प्रसारित होता है। हवा महल केवल शनिवार को ही दिया जाता है, ठीक है। हवा महल का कंटेंट। हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं यूनिसेफ, पीरा मंडल फाउंडेशन, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट एंड प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। अजीज प्रेमजी, टाटा ट्रस्ट, पीरामल फाउंडेशन और यूनिसेफ, ये किसी के हवा महल के सहयोगी 5 संस्थाएं। बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री को और बेहतर व रोचक बनाने के लिए सरकार के तकनीकी व आर्थिक सहायता के लिए कई एनजीओ से संपर्क किया और एक नया प्रोजेक्ट ई कक्षा को इस्माइल कार्यक्रम में शुरू किया। इस्माइल कार्यक्रम में क्या शुरू किया? ई कक्षा अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम।